नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगी वो है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन। लेकिन इसका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन करूंगी क्योंकि आज का जो मेरा फोकस पॉइंट है वो है इंटरनेशनल रिलेशन के रियलिज्म और न्यू रियलिज्म थियरी पे। हम बात करते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध टर्म्स का यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये संबंध क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि जब कहा जाता है कि अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। तो उसको डिफरेंट टाइप के आवश्यकताएं होती हैं। वो आवश्यकताओं को तो मनुष्य अकेले फुलफिल नहीं कर सकता है, तो इसके लिए क्या करता है कि समाज के अन्य लोगों से संबंधों को स्टैब्लिश करता है। तो कहने का मतलब है, जैसे सोशल साइंस या सोशियोलॉजी में कहा जाता है कि क्या एक तरीके से जो सोसाइटी है संबंधों का ताना बाना है। तो हम किसी भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या किसी के बिहेवियर को जानने के लिए, उनके क्रियाकलाप को जानने के लिए, उनके उद्देश्यों को जानने के लिए एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। तो इंटरनेशनल रिलेशन में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल टर्म्स का मतलब होता है कि हम वैश्विक लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टेट्स होंगे, कंट्रीज होंगे। तो इन कंट्री के बारे में हम कैसे जानेंगे? अगर हम इस फॉर्मूला को लागू करते हैं कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, या फिर अरस्तु के जो विचारों की अगर हम बात करते हैं, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट के बीच कैसे संबंध को बिल्ड करें, उनके बिहेवियर को कैसे जाने, उनके क्रियाकलापों को कैसे जाने। तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे। जब भी हम इंटरनेशनल लेवल में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। या फिर जैसे कि हम फॉरेन पॉलिसी का, जिसका हम बात के लेक्चर या वीडियो में डिस्कस करेंगे, कि जब भी हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान देते हैं। पहला है कि एक्सटर्नल कंडीशन और इंटरनल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन में तो कंट्री चाहे स्टेट अपने जो राष्ट्र की घरेलू नीतियां हैं, उसके जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिवेश है, उस परिवेश को तो समझ पाता है। लेकिन बाहरी दुनिया में किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और किस तरह के स्टेट का कैसा नेचर है, उसके गवर्नमेंट की किस तरीके से पॉलिसी है, इसके लिए हमें जानने के लिए कहीं ना कहीं बाहरी रूप से उन राष्ट्रों के साथ संपर्क को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता होती है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच क्या उसके सामाजिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, या फिर सैन्य जो संबंध है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन विश्व स्तर पर शांति, सुरक्षा और सहयोग बनाए रखने की प्रक्रिया है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम कहते हैं कि ये भारत का संबंध चाइना के साथ, मान लीजिए अगर देखा जाए, तो हम आर्थिक संबंध को इस्टेब्लिश कर रहे हैं या फिर सैन्य संबंध को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से ही हम डिफरेंट कंट्रियों के उसके जो डायमेंशंस है, चाहे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो हुए, कल्चरल जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन को जानने का प्रयास करते हैं। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जब हम बात करते हैं तो एक टर्म्स और भी आ जाता है, हम इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों में कन्फ्यूज़न कई बार होता है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारे माइंड में भी ये कन्फ्यूज़न होता था कि ये क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अलग अलग नहीं है, लेकिन उनका जो दायरा है एक दूसरे से डिफरेंट है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ पॉलिटिकल जो निगोशिएशन है, हम उनको उस पॉइंट पे फोकस करते हैं। और जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल डायमेंशन के साथ साथ इकोनॉमिक डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, मिलिट्री डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन, मतलब डिफरेंट टाइप के डायमेंशनों की चर्चा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीति का जो फोकस पॉइंट है वो नैरो है और इंटरनेशनल रिलेशन का जो फोकस पॉइंट है वो ब्रॉड है। एक चीज़ और भी हम
चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शुरुआत क्या हुई, वो मुझे लगता है कि अल्फ्रेड जर्मन जो चेयर इस्टेब्लिश किया गया था अमेरिका में, वहाँ से शुरू होती है। तो वहाँ से उस समय यानी अगर हम 1917 से बात करें और अब जो कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो जैसे सोसाइटी, तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी एक जैसा हमेशा रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, कई सारे इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को चेंज करती हैं। तो अब अगर हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें, तो पहले हम इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत केवल स्टेट के नेचर की बात करते थे, स्टेट के नेचर या फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशनल जो बॉडीज थी उस पर फोकस करते थे। लेकिन आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या फिर ग्लोबलाइजेशन जब आया, तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो दायरा है वो बृहद हो गया है। अब क्या है, स्टेट के साथ साथ हम नॉन स्टेट एक्टर की भी चर्चा करते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न ये उठ सकता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है। नॉन स्टेट का एक्टर का मतलब होता है, जैसे कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत सिर्फ ये नहीं देखने का प्रयास करते हैं कि एक राज्य का व्यवहार कैसा है, एक राज्य का उद्देश्य कैसा है, बल्कि उस स्टेट के अंदर या फिर उस कंट्री के अंदर या फिर क्या कहते हैं कि वो या नेशन स्टेट के अंतर्गत जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, चाहे पे या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हो, चाहे आप वर्ल्ड बैंक की बात करते हो, चाहे आज का क्या है बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, टेररिज्म का इश्यूज़ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो मतलब ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, वो इंटरनेशनल सोसाइटी को कैसे चेंज कर रहे हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया क्या कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से कैसे भिन्न है और एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखते हैं, तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे क्लासरूम होता है, तो क्लासरूम में क्या होता है कि मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो उस क्लासरूम में एक टेबल रखा हुआ है, तो टेबल को देखने का नज़रिया क्या 10 बच्चों का एक जैसा हो सकता है? तो यहाँ प्रश्न उठता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी सोच क्या है, डिफरेंट होती है, हमारे नज़रिया, हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो डिफरेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की स्टडी करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस होते हैं। अप्रोच क्या है, जैसे आइडियलिज्म, आदर्शवाद, रियलिज्म, यथार्थवाद, उसी का एक न्यू वर्जन है, न्यू रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, इंस्टीट्यूशनलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगी। तो ये नए नए जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखने का अलग अलग तरीके से प्रयास करेंगे। अब मैं आती हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवाद यानी रियलिज्म। तो रियलिज्म जब थियरी की बात करते हैं, तो इसके 2 डिवीज़न मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। पहला है रियलिज्म, दूसरा है न्यू रियलिज्म। और जो न्यू रियलिज्म है, कहीं ना कहीं उसमें 2 पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। पहला है ऑफेंसिव रियलिज्म और दूसरा है डिफेंसिव रियलिज्म। अब कहने का मतलब रियलिज्म वर्ड्स तो हर शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसे, क्या ये थियरी जो है इंटरनेशनल रिलेशन को एक नज़रिए से देखने का प्रयास करता है या फिर अलग अलग उनके पर्सपेक्टिव है? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रियलिज्म के जो बेस हैं, वो कहीं न कहीं उस बेस को लेके ही न्यू रियलिज्म आगे बढ़ा है। लेकिन मतलब कुछ कुछ पॉइंट में उनके जो पर्सपेक्टिव हैं या उनके सोचने के जो नज़रिए हैं वो डिफरेंट हैं। जब भी हम रियलिज्म की बात करते हैं, यानी यथार्थवाद क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का सबसे प्राचीन और प्रभावी सिद्धांत है। यह शक्ति, स्वार्थ, सुरक्षा को प्राथमिक मानता है। यथार्थवाद का उद्भव थ्यूसिडाइडस, मैकियावेली, हॉब्स और मॉर्गेनथाउ के विचारों में मिलता है। कहने का मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का जो दृष्टिकोण है, उसमें यथार्थवाद सबसे पुराना सिद्धांत मानता है। वो किसको इम्पोर्टेंस देता है? शक्ति। यानी जब भी वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की चर्चा करता है, पावर को सेंटर में रखता है। क्योंकि मॉर्गेनथाउ के बारे में मैं आगे डिस्कशन करूंगी। इन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो संचालन होता है वो शक्ति के माध्यम से होता है। और ये शक्ति हमें क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि हमें अपने नेशन के इंटरेस्ट यानी अपने राष्ट्र के हितों को
पूरा करना होता है। तो पूरा करने का माध्यम क्या होता है? आपका शक्ति होता है। और हमें शक्ति क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्योंकि आप सिंपल सी बात समझिए, चाहे हम अगर ह्यूमन नेचर की बात करें, चाहे एक व्यक्ति की बात करें, चाहे 10 व्यक्तियों की बात करें, वो सुरक्षा जो होता है उनका प्रायोरिटी इंटरेस्ट होता है। और उसके बाद वो ये मानता है, जिसका मैंने चर्चा किया कि इसका यथार्थवाद की जो विकास होता है वो किनके विचारों में देखने को मिलता है? थ्यूसिडाइडस के एक ये थिंकर थे, जो जिन्होंने क्या कहते हैं कि पेलोपोनेशियन वॉर में ये डिस्क्राइब किया था कि कैसे ह्यूमन का जो नेचर एक कहा जाता है ना, जैसे हॉब्स ने डिस्कस क्या किया था, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो हॉब्स और कौटिल्य के बारे में जानते होंगे। वो कहते हैं कि मानव स्वभाव क्या होता है कि स्वार्थी होता है। जब मानव स्वभाव स्वार्थी होगा तो सिंपल सी बात है, अपने हितों की बात करेगा। जब भी हितों में कहीं ना कहीं उसके हित प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो टकराहट होगा, और टकराहट क्या होता है? वो संघर्षों को जन्म देता है। इसी तरह मैकियावेली भी कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव के अकॉर्डिंग ही शासन व्यवस्था का स्वरूप होना चाहिए। मनुष्य कैसा होना चाहिए? वो बोलते हैं कि जहाँ पे मनुष्य अच्छा हो वहाँ पे अच्छी शासन प्रणाली हो, और जहाँ का मनुष्य बर्बर हो वहाँ की शासन व्यवस्था भी उसी हिसाब से होना चाहिए। इसी तरह हॉब्स भी कहते हैं। मॉर्गेनथाउ जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में यथार्थवादी दृष्टिकोण में सबसे साइंटिफिक विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये 1948 में इनकी पुस्तक आई थी पॉलिटिकल अमंग नेशंस, जिसमें उन्होंने 1948 का दौरान क्या था? कोल्ड वॉर का समय था। कोल्ड वॉर का समय था और हम कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध से निकल चुके थे और द्वितीय विश्व युद्ध में से भी हम निकल चुके थे। तो उस समय का क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर का मतलब हुआ था कि वो कहीं ना कहीं जो पोलैरिटी थी वो दो कंट्रियों के बीच की पोलैरिटी थी। एक तरफ यूएसएसआर था और एक तरफ यूएसए था। यूएसएसआर क्या था? वो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को लेके आगे बढ़ रहा था, और यूएस जो था वो कैपिटलिज्म को लेके आगे बढ़ रहा था। तो 1948 में इन्होंने पुस्तक लिखा, और उस समय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो दायरा कैसे संचालित हो रहा था उसको इन्होंने बताने का प्रयास किया। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप लोगों के लिए, जैसे आप नेट की का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर किसी भी जैसे नेट का हो या पीजीटी हो, या जहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस की बात होगी, तो ये सब क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो जैसे थ्यूसिडाइडस की जो पुस्तक क्या है? द पेलोपोनेशियन वॉर है। हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन। जब आप वेस्टर्न थिंकर को पढ़ते होंगे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आप हॉब्स को आपने पढ़ा होगा, तो उनकी पुस्तक लेवियाथन में ही उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डिफाइन किया था। मॉर्गेनथाउ पॉलिटिकल अमंग नेशन इनकी पुस्तक जिसकी मैंने चर्चा की 1948 में। हाँ, केनेथ वॉल्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉर्गेनथाउ से कहा जाता है कि यथार्थवाद से निकली जो एक नई विचारधारा थी वो न्यू रियलिज्म, और न्यू रियलिज्म के फादर कौन माने जाएंगे? केनेथ वॉल्ट। और इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो 1979 में आई थी उसमें उन्होंने न्यू रियलिज्म को डिफाइन करने का प्रयास किया था। न्यू रियलिज्म में भी जो मैंने दो सब डिवीजन की चर्चा की, ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म की। तो ऑफेंसिव जो रियलिज्म की बात करते हैं जॉन मीरसाइमर हैं, जिन्होंने द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में ऑफेंसिव रियलिज्म की बात की है। और डिफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं केनेथ वॉल्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये जो इसके सब डिवीजन है जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगी। अब आते हैं यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत, यानी किन किन बेसिस पे हमारा जो रियलिज्म थियरी है वो एक तरीके से स्तंभ के रूप में बना हुआ है, यानी किन विचारधारा को यथार्थवाद के सिद्धांत फॉलो करते हैं। पहला है राज्य केंद्रीकृत दृष्टिकोण। मतलब यथार्थवादी सिद्धांतकारों का मानना था कि स्टेट जो होता है किसी भी शासन व्यवस्था या किसी भी सिनेरियो में स्टेट का रोल जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है, यानी रियलिज्म स्टेट सेंट्रिक अवधारणा में विश्वास करते हैं। और वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख स्वायत्त इकाई होता है, यानी स्टेट सेंट्रिक अवधारणा है, और राज्य क्या है? स्वतंत्र रूप से और संप्रभु रूप से कार्य करता है। दूसरा इन्होंने बताया राष्ट्रीय स्वार्थ। यहाँ पे स्वार्थ शब्द मुझे लगता है कि उचित नहीं, यहाँ पे राष्ट्रीय हित होना चाहिए। वो कहते हैं कि राज्य जो है इम्पोर्टेंट होता है, और राज्य का क्या जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि नेशन का इंटरेस्ट, यानी हमें अपने राष्ट्र के हितों को कहीं ना कहीं से बढ़ाना है।
अब प्रश्न ये उठता है कि यथार्थवादियों ने कहा कि राज्य क्या है, सेंट्रिक अवधारणा है। दूसरा, इन्होंने कहा कि नेशन स्टेट जो है प्रायोर होता है। एक चीज मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगी कि कई बार प्रश्न ये उठता है कि क्यों किसी भी कंट्री के लिए या किसी मनुष्य के लिए जो नेशन का इंटरेस्ट हो या व्यक्ति का हित क्यों प्रायोरिटी लिस्ट में होता है, क्यों प्रायोर होता है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि जब भी हम किसी देश की शासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं या फॉरेन पॉलिसी का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा क्या है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल हम दें कि अगर जैसे इंडिया में वॉर हुआ, 1962 में हुआ, 65 में वॉर हुआ, डोकलाम हुआ, तमाम सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो क्या हम ये सोचते हैं कि अन्य कंट्री की संप्रभुता सुरक्षित रहे और हमारी संप्रभुता नहीं सुरक्षित रहे? क्योंकि ऐसा प्रश्न हमारे मन में नहीं आता है। कारण, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य में नैतिकता के साथ साथ लोभ का होना जरूरी होता है। जिस तरह कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी में पीस और कॉन्फ्लिक्ट साथ साथ चलते हैं, उसी तरह मनुष्य के नेचर में भी कहा जाता है कि नैतिकता के साथ साथ उसके एक तरीके से स्वार्थ भी उसके प्राथमिक उद्देश्य होते हैं। तो राष्ट्रीय हित को मैंने बताया था कि पूरा करने के लिए पावर एक मीडियम के रूप में यूज होता है, और हमारा जो होलिस्टिक जो अप्रोच होता है, जो होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव होता है, वो सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे आता है कि यथार्थवाद ने कहा कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और राज्य केंद्रित अवधारणा है। तो क्या इनका एक स्टेटमेंट होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में पावर का स्ट्रगल होता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्यों पावर का स्ट्रगल होता है। तो इन्होंने ये लॉजिक दिया, यानी यथार्थवाद ने ये लॉजिक दिया कि क्योंकि जो इंटरनेशनल सोसाइटी है वो एनार्किज्म पे आधारित है। एनार्किज्म इसलिए है क्योंकि सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको अनुशासित करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो जब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो स्टेट की क्या जिम्मेदारी होगी? स्टेट स्वयं सर्वाइवल पावर के रूप में अपनी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होना। यानी अगर मैं हूं तो मुझे ही अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखना है, अगर आप हैं तो आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखना है। कारण ये, क्योंकि व्यवस्था कैसा है? एनार्की है। पांचवी बात ये कहते हैं कि संघर्ष जरूरी है। जब नेशन का इंटरेस्ट प्रायोर हो रहेगा या फिर सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो एनार्की रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। इसीलिए यथार्थवादी चिंतकों का मानना था कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में स्टेट सर्वोपरि है, उसके हित प्राथमिक है, और कहीं न कहीं हित प्राथमिक है, और जो सोसाइटी है वो एनार्की है, और एनार्की होने के साथ साथ सुरक्षा की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्योंकि संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं चर्चा करूंगी मॉर्गेनथाउ के यथार्थवाद के 6 प्रिंसिपल, और उसके बाद आगे के जितने भी अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी के लिए उस पर मैं चर्चा करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।